Good morning, everyone. So, here comes the another lecture of electromagnetic field theory. So, as discussed, we had, we are about to finish uh, this course. So, today we'll discuss the polarization and pointing vectors. Okay, in our last class, we had discussed what we had discussed: uniform plane wave and its propagation in various media, series transmission media. Okay, so today we'll see polarization. So this is the only subject, the topic. यहाँ पर आपको ही सारी चीज़ें क्या मिलती हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, किसके? पोलराइजेशन। एंड कई बार आपने ये टर्म सुना होगा पोलराइजेशन का। तो उस पोलराइजेशन के लिए कैसे आप इसको ये डिफाइन करते हो, कैसे इसको आप विजुअलाइज करते हैं, इस विजुअलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पर समझ में आएंगी सारी चीज़ें। ठीक है। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? Polarization is nothing but it is the time behavior or time varying behavior of electric field. Okay, as we had seen कि अभी हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक प्लेन बनाते हैं, और वो प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक प्लेन प्रोपोगेट होता है, इजंट इट? सपोज ई है, ई का एक्स कंपोनेंट है, मतलब एक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एच कैसा होगा? ई है सपोज, वो वाई के साथ चेंज हो रहा है, तो दोनों ये एक्स और वाई मिलकर एक प्लेन बनाए, और ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में क्या होगा, वो प्रोपोगेट होगा। सो बेसिकली इट इज द टाइम वेरिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर at some point in space, okay, along the direction of propagation. It is called polarization of uniform plane wave. ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको कैसे कैसे इस चीज में हम डिफाइन करते हैं। इसको यदि हम कैटेगराइज करें, ठीक, तो इसके कैटेगराइजेशन के लिए आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर, इलिप्टिकल एंड सर्कुलर। ठीक, तो इसमें बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है और उसमें इसको विजुअलाइज करना है। ठीक, कैसे, इसमें देखते हैं हम। ठीक है। सो यदि बात करें हम लीनियर पोलराइजेशन की, ठीक, एज आवर स्लाइड सेज, consider that electric field E has only X component, okay, and Y component of E is 0. एक X component है E का, उसका Y क्या है, Y component 0 है। Z component वो तो 0 ही होगा क्योंकि वो Z डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही। ठीक है। नाउ सो जहां से यदि आप देखेंगे Z की तरफ, जहां से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, सपोज आप वहां कहीं खड़े हैं, देन यू आर लुकिंग एट दिस वेव जिसका X कंपोनेंट बस है, Y कंपोनेंट 0 है, और Z डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट हो रही है। सो वो वेव आपको क्या दिखेगी, वो एक लाइन की तरह दिखेगी, लीनियरली पोलराइज्ड दिखेगी, और कौन सी डायरेक्शन में? X डायरेक्शन में। सिमिलरली यदि उसका सिर्फ y कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो लीनियरली पोलराइज्ड इन y डायरेक्शन, एक लाइन जो y डायरेक्शन से आ रही है आपको ऐसे दिखेगी। तो सपोज दोनों हैं तो x और y इनके फिर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगा, e x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, तो उसका एक फेज निकलेगा, दैट विल बी इन एट एन सर्टेन एंगल। ठीक, x और y इन दोनों के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और इसमें ये एक लाइन के फॉर्म में आएगा, बट लाइन एट अ सर्टेन एंगल। ठीक, तो आप x एक्सिस का एंगल देख सकते हैं, y एक्सिस का एंगल देख सकते हैं। तो x एक्सिस के एंगल से देखेंगे आप तो tan थीटा, tan थीटा जैसे आपने देखा हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आएगा, एंड विल से tan थीटा इज इक्वल टू ई वाई बाय ई एक्स। तो थीटा आप वहां से निकाल सकते हैं इस तरह से, इस फॉर्म से। यहाँ पर x और y दो कंपोनेंट हैं E के, एंड आप कहाँ पे हो, इन दोनों के परपेंडिकुलर। आई मीन इफ यू आर लुकिंग एट दिस स्लाइड, सो योर पोजिशन विल बी ईदर अवे फ्रॉम दिस प्लेन, आई मीन टूवर्ड्स यू, और अवे फ्रॉम यू। ठीक, z डायरेक्शन में होगी।
तो आपको कैसा दिखेगा? वो लीनियरली तो दिखेगा लेकिन एंगल्ड दिखेगा। आप एक्स एक्सिस से एंगल्ड देखेंगे, सो आप कहेंगे कि इट इज tan थीटा। थीटा कितना होगा? tan इनवर्स ई एक्स ई वाई बाय ई एक्स। ठीक, क्लियर है? सो व्हेन ई एक्स एंड ई वाई बोथ कंपोनेंट्स आर इन फेज विथ इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक, एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव मिलता है z डायरेक्शन में और उसका पोलराइजेशन इज कैसा होता है? लीनियर होता है। कंडीशन क्या है इसकी? कि जो इन फेज होने चाहिए x कंपोनेंट और उसका y कंपोनेंट इन फेज होना जरूरी है। दूसरा आपका इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलिप्टिकल पोलराइजेशन के लिए कंडीशन क्या है? कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड वेरी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई एक्स ई वाई का मैग्नीट्यूड हो और वो इन फेज भी नहीं होंगे, एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होंगे। ठीक, थीटा कैसे होगा? 90 डिग्री पे। यदि x कंपोनेंट है आपके पास e का, तो e का y कंपोनेंट उससे 90 डिग्री अपार्ट, आई मीन आउट ऑफ फेस होगा। ठीक, तो अब दोनों के बीच का जब एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है, तो जब आप एक्स जेड डायरेक्शन में खड़े हुए होंगे तो आपको जो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है, जो प्लेन ये प्लेन है, ये कैसा दिखेगा? ये एक इलिप्स के फॉर्म में, जैसे कि आपके साइड एक इलिप्स आता जा रहा है। ठीक, सो यही और इसमें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपका रहेगा ई वाई एक्स एंड ई वाई एक किसी इंस्टेंट पे होगा इसकी मेजर और माइनर एक्सिस के साथ, जैसे आपने पहले ही देखा हुआ है। ठीक है, तो एक एलिप्स की मेजर और माइनर एक्सिस की तरह, बट कंडीशन सिर्फ इसकी ये होगी कि ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड चेंज मतलब से वो वेरी करेगा और इनका एंगल, इनके ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेस डिफरेंस पे होंगे। So that will be the elliptical polarization. Okay. So can someone tell what circular polarization will be? Yes, of course. So the circular polarization it will be कि जिसमें आपका EX और EY इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेस डिफरेंस पे होंगे। ठीक है, यस, सर्कुलर पोलराइजेशन में कैसे होंगे? ये 90 डिग्री फेस डिफरेंस पे होंगे। तो जैसे जैसे आप इस पे क्या करते जाएंगे, फेस डिफरेंस लगाते जाएंगे 90 डिग्री का, और उससे क्या होता जाएगा? वो चीज़ सर्कल के फॉर्म में आती जाएगी। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। सपोज इफ यू आर हैविंग एक्स कंपोनेंट दैट इज ई एक्स साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, एंड इसके साथ में हम एक फेस डिफरेंस लगा देते हैं डेल्टा। ठीक, अब डेल्टा के उसमें लगा लीजिए डिफरेंट, पाई बाय 2 लगाया तो आप पाई बाय 2 लगाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इसमें मिलेंगे और आपको एक सर्कल के फॉर्म में ये चीज़ मिलेगी ई एक्स और ई वाई कंपोनेंट के लिए। अब यहाँ से आप देखें, सपोज ई का अब दो कंपोनेंट हुए, ई एक्स और ई वाई, इन दोनों के ई एक्स और ई वाई इसके कंपोनेंट हुए। अब जब भी आप जेड डायरेक्शन पे खड़े हुए होंगे तो आपको जो ये प्लेन वेव है ये कैसा आता हुआ दिखेगा? एक सर्कल के फॉर्म में। ठीक, तो तीन टाइप के आपके पास क्या हुए? पोलराइजेशन। कौन कौन से? तो हाँ, ऑफ कोर्स ये आपका ये प्लस पाई बाय 2 है, तो तब आप देखेंगे एक में कैसा मिलेगा? एक राइट सर्कुलर, एक, ठीक है, एंड एक में होगा आपका लेफ्ट सर्कुलर। ठीक, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक में आपको वेव अपनी साइड आती हुई दिखेगी, एक में एक वेव आपको आपसे दूर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, दैट मीन्स जब हमने तीन पोलराइजेशन देखे, तीनों की कंडीशन कैसी कैसी देखी? यदि आपका लीनियर पोलराइजेशन है तो उसमें ई एक्स और ई वाई का कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड तो वेरी कर सकता है, लेकिन जो इनका फेज होगा वो फेज सेम होगा, इन फेज होंगी। जब आप इलेप्टिकल पोलराइजेशन की बात करेंगे तो इलेप्टिकल पोलराइजेशन में आपका फेज भी आई मीन इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी वेरी होगा और फेज एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। सर्कुलर पोलराइजेशन में होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेज शिफ्ट पे होंगे। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके पास क्या होते हैं? पोलराइजेशन। बात समझ में आई कैसे आप पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं? पोलराइजेशन सिर्फ यही है कि टाइम वेरिंग बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक, एट सम पॉइंट इन स्पेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। याद रहेगा सबको, लीनियर
दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो, वेरी हो सकते हैं, लेकिन फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम फेज में। इलिप्टिकल में दोनों के क्या हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकते, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेज शिफ्ट भी हो सकते हैं। और तीसरा सर्कुलर में फेज शिफ्ट तो ठीक है 90 डिग्री होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों कंपोनेंट होंगे जो दोनों, उनका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, so this is how you will define the polarization. Now coming back to the next, the Poynting vector theorem. So in Poynting vector, what the Poynting vector is, ठीक, जैसे हमने ये चीज देखी है, what electromagnetic waves are basically, and energy, electromagnetic waves, it carries the energy which can be transported from one point to another point, from transmitter to receiver. Okay, so the energy which is stored in an electric field and magnetic field can be transmitted at a certain rate of energy flow. ठीक, तो पॉइंटिंग ने एक थ्योरम बनाई जिसकी हेल्प से आप इस एनर्जी फ्लो को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, सो ई की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। यदि हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, डायमेंशनली आप इनका प्रोडक्ट लेंगे, सो यू विल गेट वोल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली क्या है, वोल्ट एम्पियर इज, व्हाट इज वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इज द पावर, इट इज इजंट इट। सो पावर यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो यू विल गेट पावर पर यूनिट एरिया। सो जो यहाँ पर डिफाइन होगा इन दोनों का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ई और एच का, वो कहलाएगा पावर डेंसिटी। ठीक, और पावर डेंसिटी इसी को कहा गया, इनके आपके साइंटिस्ट पॉइंटिंग के नाम पर, ठीक, उनके नाम पर ये कहा गया इसको पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक, एंड दिस शोज द पावर विच इज रेडिएटेड फ्रॉम एंटीना which has a particular direction. Okay, so if this power has a particular direction, this definitely be a vector quantity. देखिए, पावर की यदि बात हो रही है, आई मीन यहाँ पावर की बात हो रही है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपके, पावर की इसमें, हाँ पावर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रेडिएट हो रहे हैं। So we'll say this is the power density and it will be a vector quantity. Okay, तो यहाँ पर P जो होगा ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा। ठीक, जे उनका जो साइंट आपके फिजिसिस्ट थे, जे एन पॉइंटिंग, इनके नाम पर पॉइंटिंग वेक्टर। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर P, it will indicate the instantaneous power flow at that point. ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। ये दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर पॉइंटिंग थ्योरम। सो इसको हम प्रूव करते हैं। ये ऑफ कोर्स ये आपके इससे पूछा जाता है, आपके इसमें ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी का, कि स्टेट एंड प्रूफ पॉइंटिंग थ्योरम। ओके, तो पॉइंटिंग थ्योरम इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली हाँ, ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, जितनी है उतनी ही रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक, सो आई मीन वॉट एवर पावर यू विल गिव, वो या तो उसमें कंज्यूम होगी, वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, कैसे कैसे, अब या तो इलेक्ट्रिकल उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर हो सकती है, मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो सकती है फ्लक्स के फॉर्म में, या जो उसके आई स्क्वायर लॉसेज है, जो ओमिक लॉसेज है, उसके फॉर्म में हो सकती है। ठीक, और जो पावर आउट जितना भी मिलेगा, दैट मीन्स जितना पावर आउट मिला, सपोज आपने एक स्पेसिफिक पावर एक्स वॉट दिया। ठीक, एक्स वॉट देने से आपके पास पावर आउट जो हुआ वो सपोज वाई है, वाई वाई मिला। ठीक, वाई वॉट।
सो एक स्पेसिफिक एक्स एंड वाई, ये आपके दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जो भी आपने इनपुट दिया है देयर विल बी सम पैरामीटर्स, और आई मीन टू से कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो आपके ओमिक लॉसेस, जो आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं, जो उन लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जहाँ पर आपका वहाँ पर पावर लॉस, पावर डिसिपेशन होगा उन ओमिक्स में, और वो एनर्जी जो स्टोर करते हैं आपके कंपोनेंट लाइक कैपेसिटर एंड इंडक्टर, तो वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। सो डेफिनेटली जो हमें पावर आउट मिलेगी वाई, दैट विल बी लेस देन द पावर इन। ठीक है, तो इसमें आपके पास अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। ओमिक लॉसेस के लिए आपने बात की है सिग्मा की, ठीक है, कंडक्टिविटी की। ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में जब बात करते हैं। बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसमें, जब मैग्नेटोस्टैटिक के फॉर्म में सपोज वी आर हैविंग, टेक वी आर हैविंग ई which will have its x component ex ax, ओके। h है हमारे पास उसका y component h y a y। तो एज पर दिस पॉइंटिंग वेक्टर विल गेट e क्रॉस h। क्या मिल जाएगा हमें? e x h y in the direction of a z, y ax क्रॉस a y will be a z। ठीक, हम इस प्रोडक्ट को e x और h y के जो प्रोडक्ट को हम कहते हैं p z। ठीक, so this equation shows that the e and h and p, ये तीनों हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ई और ई हुआ आपका, ई का एक्स कंपोनेंट लिया तो एक्स हो गया, एच का आपने वाई कंपोनेंट लिया तो एच वाई उसका कंपोनेंट हुआ। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा? वो पी जेड। टेक पावर इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड। नाउ लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में कहीं प्रोपोगेट हो रहा है। आई एम हैविंग अ स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर दैट, E इज इक्वल टू ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड। आई मीन इसका भी हमारे पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, याद रखिएगा। देख, इंट्रिंसिक इम्पेडेंस की हमने बात की है, ई एम अपॉन एच एम 120 बाय 370, अराउंड 377 ओम निकल के आता है इंट्रिंसिक इम्पेडेंस। ठीक है, द इम्पेडेंस ऑफर्ड बाय फ्री स्पेस। ठीक, ये भी निकाला हुआ था। एच कैसा निकल के आता है? एच विल बी ई एम बाय ई एम कॉस ओमेगा टी, ये एच एम हो जाएगा ये। ठीक है, तो एच एम यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है हुआ है। तो हमारे पास h जब ये मिला तो e और h को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इनका लेते हैं, देन वी विल गेट ई एम स्क्वायर बाय ईटा नॉट इज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा जेड वॉट पर मीटर स्क्वायर। इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है ये? जेड डायरेक्शन। पावर, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये कैसा है? ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है आपकी पावर डेंसिटी। ठीक है, टोटल पावर निकालना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब आपको एवरेज निकालना है दोनों का, तो एवरेज कैसे निकालोगे आप? एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? दैट इंस्टेंटेनियस पावर जो भी आपने निकाला उसको आपके एरिया से एक साइकिल से डिवाइड कर दीजिए। तो अभी आपने ये इधर निकाला हुआ है ये पी पॉइंटिंग वेक्टर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, सॉरी नॉट पावर डेंसिटी, सॉरी पावर डेंसिटी, इसको आप एक पूरे साइकिल से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ, यस ऑफ कोर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ अ साइकिल टी। ठीक, इससे आप बस इसका इंटीग्रेशन है, कॉस स्क्वायर को आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर अगेन मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट हुआ है, इसमें चेक करें। सो इसमें आप कॉस स्क्वायर थीटा को आप अगेन डबल एंगल के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, जैसे आप इंटीग्रल करते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। कॉस स्क्वायर थीटा को आपने कैसे चेंज किया? 1 + cos 2 थीटा के फॉर्म में, 1 + cos 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म में, बस उसी के फॉर्म में चेंज है। और इसके बाद बस लिमिट आपको पुट कर देनी है, यू विल गेट दिस एवरेज पावर विच विल बी ई एम स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ईटा वॉट पर मीटर स्क्वायर। Again, this average power is
and this average power is the average power density, याद रखिएगा, watt per meter square। क्लियर है? ये चीज आपको यहां तक डिराइव करनी है, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे, ठीक, ये तो बात हुई, आपने अभी तो उसका रियल पार्ट देखा था। सपोज ये कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग वेक्टर की जब ये आप बात करते हैं, तो होता क्या है, जो आपने ई क्रॉस एच लिया था, तो वो दिया जाता है आपका इसमें एवरेज 1/2, ठीक। तो अभी तक आपने डिफाइन किया था ई क्रॉस एच, बट फॉर द कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग वेक्टर यू विल से 1/2 ऑफ ई क्रॉस एच, ठीक। बाकी रिमेनिंग चीजें आपकी क्या होती हैं, सेम रहती हैं, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम में आपको पॉइंटिंग वेक्टर में इस चीज का ध्यान रखना है। सो p becomes half of the p which we have calculated previously, okay। So this is how you'll define and calculate the this pointing vector, okay। Now as far as your doubts are exercise is concerned, एक्सरसाइज में आपको बस यही करना है कि आजकल वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इसको बस पेपर में पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग वेक्टर थ्योरम को प्रूफ करें, एंड ऑफ कोर्स पोलराइजेशन भी, ठीक। सो दैट विल बी that will be all for the day, and we'll complete and we'll see the reflection of the waves in the next topic, next lecture, and that will be the last one, okay। So this week will be binding up, so keep learning. If you are having any doubt, you can ask me, and you can contact me at any time, and you can have your doubt in a paper, and in DCS, in a live class we can discuss that, okay। So thank you guys, happy learning, keep learning.